फरिश्ता कासमी 4 बच्चों के साथ 2 साल पहले जिंदगी को लाहक खतरात के पेश नजर अफगानिस्तान छोड़कर पाकिस्तान मुंतकिल हो गए, लेकिन चंद महीने पहले दिमाग में रसूली की वजह से उनका 4 साल बेटा फौत हुआ। एक तरफ बेटी की जुदाई, जबकि दूसरी तरफ मुहाजरत की जिंदगी ने उनके मसाइल दुगना कर दिए। किसी दूसरे मुल्क मुंतकिली के लिए उन्होंने आलमी अदारा बराए मुहाजिरीन के साथ रजिस्ट्रेशन की और फैसले के मुंतजर थे कि हुकूमत पाकिस्तान ने उन तमाम मुहाजिरीन को जो किसी दूसरे मुल्क ट्रांजिट के लिए पाकिस्तान में क़याम पजीर है 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी है। मैं एक अफगान खातून हूँ और फिलहाल पाकिस्तान में मुकीम हूँ, लेकिन हुकूमत ने हमें क़याम की सिर्फ चंद दिनों की मोहलत दी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में लोगों की खिदमत की है, लेकिन हमारा वापस जाना मुमकिन नहीं क्योंकि वहाँ हमारी जान को खतरा है। UNHCR हमारी मदद करें। UNHCR के मुताबिक अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में इक़्तिदार तालिबान के पास आने के बाद 6 लाख अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान आ चुके हैं, जिनमें 4,80,000 ने जान के खतरे की बिना पर किसी दूसरे मुल्क मुंतकिली के लिए इदारे के साथ अपने आप को रजिस्टर किया है। रजिस्टर अफगान मुहाजिरीन का कहना है कि उनके केसेस पर कार्रवाई का अमल सुस्त है, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान के अंदर उनके मसाइल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। चंद दिन पहले इन अफगान मुहाजिरीन ने पेशावर में कायम UNHCR के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। अदालत 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 बराए मुहाजिरीन, अदालत बराए मुहाजिरीन। मुहाजिरत ज़ख्म است ना गुनाह। हमने जो केस किया हुआ है UNHCR में, वो इन्होंने इस तरह से देख नहीं रहे उनको। हमारे 3 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं उस केसों से, लेकिन इनको ये कह रहे हैं कि हम आपको इतला देंगे कि आप आ जाए यहाँ पर, मैं आपसे इंटरव्यू लेते हैं तो फिर आप कनाडा जो कंट्रीज़ है आप वहाँ पर जा सकेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है इनकी तरफ से। UNHCR के तर्जुमान केसर अफरीदी ने एक निजी टेलीविजन के साथ गुफ्तगू में बताया कि बैरूनी ममालिक मुंतकिल होने वाले अफगान मुहाजिरीन को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान में क़याम की मोहलत नाकाफ़ी है और इन अफराद की जिंदगियों को अफगानिस्तान में खतरा है। उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से अपील की कि वो इस फैसले पर नजरसानी करे। हम रिक्वेस्ट भी यही कर रहे हैं कि इतने शॉर्ट उसमें 30 अप्रैल का जो वक्त दिया गया है ऐसे लोगों के लिए जो कि यहाँ पे रह रहे हैं और वो वापस नहीं जा सकते, ज़ाहिर है कि उनकी ज़िंदगी को और उनकी फ्रीडम को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो हम इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी अवाम ने पिछले 40 सालों से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की है, तो हम ये अपील करेंगे कि इनकी जो सपोर्ट है ये जारी रखी जाए, क्योंकि अगर ये वापस जाते हैं तो उनको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। 1 अप्रैल से CC और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन के इनखला का अमल जारी है। जिला खैबर के डिप्टी कमिश्नर की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान जा चुके हैं। खुश आमदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपकी मेज़बान असरा हक और मैं हूं अहमद सईद। नाज़रीन, हाल ही में अफ़गान कौंसल जनरल पेशावर जो हाफिज़ मुहीबुल्लाह शाकिर साहब हैं, उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर अफ़गान मुहाजिरीन, अफ़गान ट्रेडर्स ये सब मौजूद थे और उनके लिए यकीन दहानी की थी कि अफ़गानिस्तान में जो अभी करंटली इंटरिम गवर्नमेंट है वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार है और उनका ख्याल रखने के लिए भी तैयार है। ये सब सिलसिला उस वक्त चल रहा है जब अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के जो काबुल के एम्बेसडर हैं उनसे मिलते हैं और अपने खदशात ज़ाहिर करते हैं कि जो अफ़गान मुहाजिरीन के साथ जो ये रिपैट्रिएशन प्रोसेस चल रहा है उसके साथ कुछ ग्रेव कंसर्न्स हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट और किस तरीके से उनको यहाँ से निकाला जा रहा है विदाउट मच ड्यू प्रोसेस। पाकिस्तान में भी एक हाई लेवल डेलीगेशन काबुल की वो ड्यू है इन इस्लामाबाद, ताकि इस रिपैट्रिएशन प्रोसेस के ऊपर डिस्कशन हो और इसको ज़रा स्ट्रीमलाइन किया जाए। आपको ये मैं एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस तो बयान कर रही हूँ, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि जो उसमें मौजूद अफ़गान ताजिर थे उन्होंने अपने खदशात ज़ाहिर किए थे और वो बार बार अफ़गान कौंसल जनरल को कह रहे थे कि आप हमारे जो कंसर्न्स हैं उनको तो प्लीज़ एड्रेस करें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे एक अफ़गान POR कार्ड होल्डर, अफ़गान ट्रेडर और लीडर हाजी गुल ज़मान साहब, जो आज हमें राइट्स वॉच में ज्वाइन कर रहे हैं और ही वाज वन ऑफ द पीपल जो उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एतराज़ात हैं उनको नुमाया किया था। तो हम लोग खुश आमदीद कहते हैं हाजी गुल ज़मान साहब को और हम उनसे पूछते हैं कि
क्या ये अफगान कौंसल जनरल हैं, इनके जो ये बयान है, आपकी क्या इसके साथ डिसएग्रीमेंट थी? क्या आपके ग्रीवेंसेस हैं जो एड्रेस नहीं हुए थे? हमें मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग में जब हमने 150 160 जो मुश्किलात थे, अहम मुहिम और प्रैक्टिकली जो महाजनीन को आजकल जो 15 16 18 दिन से फेस कर रहे हैं, 31 मार्च के बाद जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है खासकर पंजाब में, तो इस बारे में उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र नहीं की। अच्छा। उन्होंने जो दो दो ईद के दूसरे दिन वो गए थे कंधार में, अमीरुल मोमिनीन हिबतुल्लाह अखुंज़ादा से उन्होंने मीटिंग की थी। उन्होंने वो सारा कुछ तफसील बताया, वो सारे टीवी और उस पे आया हुआ है, वो आप भी आगाह है। लेकिन उसमें हमारे जो वो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो हमारे दरपेश मसाइल थे, माजरीन आम माजरीन के जो कारोबारी लोग हैं यहाँ पे, जो इन्वेस्टमेंट है और इतने अरसे से जो कारोबार कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं की। इस दौरान में मैंने खुद उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मैंने उसको 3 बातों का उसको बताया कि ये बात करें, तो उन्होंने उसके बावजूद भी नहीं की। आप ये कह रहे हैं कि जो अफ़गान कौंसल जनरल है पेशावर के, वो सही तरह से तर्जुमानी नहीं कर सके उन मसाइल की जो कि अफ़गान मुहाजिरीन को जिनका सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बात यह है कि उन्होंने अपने अमारत इस्लामी के जो पॉलिसी और जो डिसीजन थे, उन्होंने वो बयान की और उस चीज को लोगों के सामने रखी जो हमारे मुश्किलात है यहाँ पाकिस्तान में। तो उन्होंने इसमें जिक्र की कि जब आप तुरखम से या स्पिन बोल्दक से जब आप क्रॉस करेंगे, वहां हमने ये बनाई वो सारा कुछ उन्होंने वो तफसील बता दी कि लेकिन हमने जो 2023 या इससे पहले जमहूरियत के ज़माने में अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो मुकीम महाजिरीन के जो नुमाइंदे थे, कई बार हम गए हुए हैं कि महाजरीन के लिए एक कनाल का जमीन दे दे, जो किसान और पेशावर लोग हैं उसको 40 कनाल जमीन दे दे। वो जमहूरियत की में भी हमने वो सजेशन दिए थे, और 2 साल पहले भी जो अमारत इस्लामी के जो महाजरीन की मिनिस्टर थी और दूसरे जो अहकाम थे, उसको हमने वो सारा कुछ दे दिया। लेकिन 2023 तक उन्होंने हमें कोई वो नहीं किया। आप क्योंकि खुद भी ताजिर हैं, आप खुद भी ट्रेडर हैं, तो जो ट्रेडर हैं जो जिनके और बेदखल किया गया है, और उनकी क्या हालत रही? क्या उनको अपने कारोबार जो हैं वो बंद करने की मोहलत दी गई? क्योंकि हमने कुछ देखा कि वो चंद दुकानों को लूट लिया गया उनके जाने के बाद, तो जो एसेट्स उनके थे, जो उनका सरमाया था, क्या वो महफूज रहा या वो सब बर्बाद हो गया? दरअसल बात यह है कि ये आज की बात नहीं है, 46 साल की बात है। लोगों ने अरब मुल्कों 50 डिग्री गर्मी में पैसे उन्होंने कमाई की, इधर लाए। यूरोप में, अफगानिस्तान में जमीनें बेची, इधर उन्होंने लाकर कारोबार और घर बनाए, दुकान खरीदी, वो सारा अपना कारोबार शुरू की। लोगों ने यहाँ पे बहुत ही गर्मी और इस सर्दी में आपने देखा होगा कि हमारे अफगान बहुत जफाकश लोग हैं, बिल्कुल, वो कभी भी हाथ नहीं फैलाते। तो अपने मेहनत की उन्होंने एक अब्रूमंद और इज्जत की वो वसीला रिस्क बनाया। हम पाकिस्तान हुकूमत से इन 3 चीजें चाहते हैं। हाँ, एक, आम महाजरीन की जो 32 लाख हैं उसके लिए एक मेकानिज्म वो बना दे, ताकि उस मेकानिज्म के मुताबिक लोग जाएं। ठीक है। मसलन मैं एक आसान फार्मूला आपको बताता हूँ। 32 लाख को अगर 6 आदमियों में हम डिवाइड करें, 5.5 लाख तकरीबन वो खानदान बन जाएगी। ठीक है। अभी तुरखम से 120 180 200 खानदानों को रोजाना वो बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, और इतनी ही स्पिन बोल्दक से। ठीक अगर है। इसका कैलकुलेशन हम कर ले, ये पूरा 9.5 साल लेगी। ठीक है। अगर महीने में 30 दिन जो है, 30 दिन में वो काम करे बिला नागा। अच्छा। हाँ, उसमें हमने तजवीज दे दी कि इसमें ये 2 रास्तों की जगह 6 रास्ते बनाए, जो नवापास हैं, गुलाम खान है, खरलाची है, आजम उर्स के सिंजिला है, और स्पिन बोल तक है। तो 200 की जगह आप 2000 कर दे, 3000 कर दे।
जो कैंपों में लोग हैं, बाजारों में लोग हैं, हमारे ये शुरा जो हैं माजरीन की मुख्तलिफ शुरा हैं इधर, उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन करके हमारे इस्लामी के यहाँ पे माजरीन के जो चेयरमैन डिपार्टमेंट हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन, वो आपको प्रोग्राम देगी, उसी के मुताबिक डेली महीने के वो प्रोग्राम बना लेगी, वो जाएगी वहाँ जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की कि हमने उनके लिए टाउनशिप बनाए, ये किया वो किया, तो वो जाकर वहाँ बस जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास फिलहाल जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में हम मुहाजिरीन को 2-3 महीने के अंदर अंदर वापस भेज सकें। आप ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने सख्ती की तो पाकिस्तान का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैठ सकता है, वो सिस्टम जाम हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें एक जो गलती हुई है, जो हमें मीडिया में नजर आ रहा है, ये फैसला इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो सैयद साहब भी हैं, नकवी साहब वजीर दाखिला, उनकी, शहबाज शरीफ की, वजीर आजम साहब की, और आर्मी चीफ की है। इन्होंने ना सिफरान को उसमें बीच में डाला है, ना अफगान कमिश्नरेट, ना यूनिसीआर, ना अफगान गवर्नमेंट को, उन्होंने एक तरफा एक फैसला कर दिया, यूनिलैटरल। गुलजमान साहब, आपने अभी मीडिया का जिक्र किया है, सोशल मीडिया पे तो ये आप बता रहे हैं जो ये मंजर है सारे ये तो आ रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अखबारों में ये सारा सिलसिला है वो सब नज़र नहीं आ रहा। ये ख़ुद जो ये अफ़गान कौंसल जनरल की जो ये मीटिंग थी, अगर वो एक नेशनल न्यूज़पेपर में इसको कवर किया गया था, लेकिन कोई बात नहीं की गई थी कि वहाँ पर जो POR कार्ड और ACC कार्ड होल्डर जितने भी जो अफगान रेफ्यूजी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वही जैसे आप बता रहे कि आपने भी खड़े होकर कहा था कि आप हमारी बात तो करें, जो हम लोग जाहिर करें, हमारे खदशात के बारे में बात करें, ये तक मेंशन नहीं किया हुआ था। तो ये कहाँ तक आपको उम्मीद है कि ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये अब समझने के लिए तैयार हो, इसके ऊपर कुछ पीछे हटने के लिए तैयार हो, जो ये अभी बेदखली हो रही है? एक हकीकत बात ये है कि हमारे इस्लामी या कौंसल जनरल साहब जो हैं, इस चीज को मीडिया में लाने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने उससे पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं आज सब हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, इससे कुछ नहीं बनेगा। हमारे अपने जो शुरा के ग्रुप्स हैं, वो उसमें जो पोस्ट हो रहे हैं, जो उसमें भी इतना ज्यादा 2%, 3% वो मीडिया में, इंटरनेट में आ रहा है। जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अफगान माजरीन नुमाइंदों ने उसको इतना कवरेज नहीं दिया पाकिस्तान मीडिया ने। तो हम बहुत सख्त सिचुएशन में, बहुत मुश्किल हालत में अफगान माजरीन आजकल उसमें से दस्तु गिरबान है। अच्छा, आपने हाजी गुलजमान साहब, आपने कहा कि 45-46 साल आप लोगों ने यहाँ गुजारे हैं, आपने बिजनेसेस किए हैं, आपकी यहाँ पे लोगों से दोस्तियाँ होंगी, तो अमूमी जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी जिनसे आपका इंटरेक्शन रहता है, वो हुकूमत पाकिस्तान की इस पॉलिसी के हवाले से आपसे क्या बात करते हैं? और हमने कहीं कहीं देखा है कि जो पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके हवाले से कुछ जो है नफ़रत अंगेज़ जुमले भी बोले जा रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ लिहाज से। तो आपको भी कोई एहसास हो रहा है कि लोगों का जो है, पाकिस्तान के लोगों का जो सेंटिमेंट है या जो बर्ताव है, वो आपके साथ कोई तब्दील होता आपको महसूस हुआ हो? पाकिस्तानी अवाम ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, बहुत सफर किए, हम उसके कदर करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे ये सारा कुछ दरियाबुर्द करना, उसको बहा देना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। वो कौन कर रहा है? जो आजकल डिसीजन मेकर है, जो फैसला करने वाले। हम तो पाकिस्तानी अवाम से, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, उससे हमारा कोई गिला नहीं, लेकिन अगर इस चीज को हवा दी, खुदा न खासा एक बहुत बड़ा मुसीबत वो खड़ा हो जाएगा। क्योंकि हमारे अफगान लोग जो हैं सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसकी औरत पे हाथ डालना, उसको उसका दुपट्टा खींचना, उसको ताने ले जाना, उसके दूसरी जगह पे बंद करना, ये कोई वो बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान की हुकूमत भी गिला करती है, पाकिस्तान के लोग भी गिला करते हैं कि हमने अफगान महाजिरीन को यहाँ पे काफ़ी अरसा रखा, लेकिन सरहद पार से दहशतगर्दी होती है, वहाँ पे रोका नहीं जा रहा। एक पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का एक गिला रहता है।
ये जो अब हम कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर हम 32 लाख अफ़गान महाजरीन को वापस भेज देते हैं और ज़बरदस्ती भेज देते हैं और उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखे बगैर उनको अपने हम वतन से बेदखल करते हैं, तो अफ़गानिस्तान की जो आने वाली जो जनरेशन है या जो और जो यंग जनरेशन है, उसके पाकिस्तान के बारे में क्या एहसासात होंगे? आपकी तवज्जो से ये पैगाम है कि महाजरीन को सियासत से अलग करो, जो कारोबारी लोग हैं इसको सियासत से अलग करो। पहले जमहूरियत के साथ भी हम नहीं थे, अभी जो हमारे इस्लामी के साथ हैं, इसकी जो पॉलिसी सियासत है सियासत में, उसकी हम वो नहीं करते। सही। ये मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो जानशीन है बिलावल भुट्टो, जो फॉरेन मिनिस्टर, इसको जाना चाहिए था काबुल। अभी सरदार साहब को जाना चाहिए, बात करना चाहिए। ये आपस में बहुत रिश्ते बने हुए हैं, बहुत ताल्लुक बने हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने हुए हैं। इस ताल्लुक को 45-46 साल के बाद बर्बाद क्यों करते हो? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से यूनिलैटरली फैसला किया गया है, लेकिन एक चीज़ जो हमें जो नज़र आ रही है वो ये कि जो तालिबान की जो हुकूमत है वो कोई कोशिश नहीं कर रही, वो अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर रही उसकी पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की जो रियासती इदारे, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उसके अंदर तालिबान हुकूमत का एक असर रसूख मौजूद है। वो उस असर रसूख को यूज़ करके इस फैसले को रिवर्स करवाने की कोई कोशिश नहीं कर रही। आपको नहीं लगता कि ये वजह क्या है कि तालिबान जो है वो अपना असर रसूख क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या उन तक और आपका कोई आपस में राब्ता नहीं हो रहा? हमने जो यहाँ पर जो अमारत इस्लामी के सफीर और दूसरे लोग जो हैं उनसे हमने पूछा है। 2023 में मेरे हमशीरा के वफात हो गई थी, हम जनाजे के साथ गए थे। वहां पे हमने उनके जो मिनिस्टर थे, जो वजीर आजम जो थी, उन लोगों से हमने बात की। हमने उसको यही बात बताई कि महाजिरीन के लिए आप ये बात करें, क्योंकि 2023 में बहुत वो हुआ था, इसी तरह एक क्रैकडाउन हुआ था। तो वो लोग हमें कह रहे हैं कि जो मुतालिबात हुकूमत पाकिस्तान हमसे कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। हमने कहा कि क्या मुतालिबात है? उन्होंने कहा कि अजय वो मुतालिबात हम आपको नहीं बता सकते। ठीक है। तो इस बीच में हम, एक मिनट, इस बीच में हम क्या कर सकते हैं कि ना हुकूमत पाकिस्तान अपने लोगों को बताते हैं कि हमारा ये वो है, उनसे मुतालिबा है, ना अमानत इस्लामी हमें को बताते हैं। हम तो बीच में लोग जो हैं वो सियासत की कुर्बानी ना हो जाए। दानिशमंदी ये है, अगर हुकूमत पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्ट्री जो अमीन मुकाम साहब हैं, या फॉरेन मिनिस्ट्री या दूसरे जो मिनिस्ट्री, यही अफगान माजरीन के जो नुमाइंदा लोग हैं, इसको वो बुला लें, उसके सामने रखें कि हमारे ये वो है ख्वाहिशात है, इसमें अमारत इस्लामी क्यों वो नहीं करते। तो हम बिल्कुल वहां पे जाएंगे, उन जो काबिल कबूल हो, जो चीज मानने वाली हो, उसको हम बता देंगे कि ये खुदा के लिए, हम तो अफगानिस्तान के लोग हैं, वहां पे माजर हैं, रहते हैं, हमारे लिए क्यों मुश्किलात बनाते हैं? लेकिन वो भी नहीं करते ना। अच्छा हाजी गुलजमान साहब, आप खुद एक ट्रेडर हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो अफ़गान महाजिर जो पाकिस्तान में जिन्होंने सरमायाकारी उनकी वो है और कंट्रीब्यूशन है, वो कितनी है? क्या वैल्यूएशन है अफ़गान महाजिरीन की पाकिस्तान की इकोनॉमी में? हमारे कम सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन की 20 अरब डॉलर, 20 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट है। सही। वो कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी में है, फैक्ट्रियां हैं, केटल फार्म है, डेयरी फार्म है, 5,000 मकई शाद के मक्खियों के वो फार्म है। उनके दूसरे ट्रांसपोर्ट में है। पाकिस्तान की आबादी में लोकल आदमी ने उस वक्त, जो मुझे याद आता है 80 में 30 रुपए की मजदूरी थी, अफगान 15-20 में कर रहे थे। अभी 600 रुपए में अफगान 500 में कर रहे हैं। हमने बहुत मेहनत की है,
हमारे साथ आपकी तवसत से ये भला हुकाम तक हमारी बात जानी चाहिए कि ये जो सरमाया है लोगों की, एक तो आम माजरीन की बात है वो अलग है, जो सरमादार लोग हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोकल आदमी के नाम पे किया हुआ है, उनके साथ वो क्या करेंगे? आया वो 47 के मुसलमान हिंदू के वो दोबारा एक वो मसला रिपीट होगी? इस्लामी तरीके, इस्लामी उसूल कानून के मुताबिक वो हमारे साथ बर्ताव करते हैं, इंसानी हुकूक के मुताबिक जो दुनिया में एक इंटरनेशनल वो है वो उनके मुताबिक, या पाकिस्तान लॉ के मुताबिक वो, क्योंकि इसमें शहीद बेनजीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थी, वो नवाज शरीफ साहब, शौकत अजीज साहब सब कह रहे थे कि आप डॉलर में पैसे लाएं और डॉलर में वापस लेके जाए, लेकिन सब फॉरेन के लिए लीगल कंपनी, लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप की वो थी, इजाजत थी, अफगान के लिए नहीं थी। हमने तो ठीक है, गुनाह नहीं की, ठीक है, बहुत अरब में कमाया, यूरोप में कमाया, अपने जमीन अफगानिस्तान में बेची, यहाँ पे हमने सरमाया लाया। तो हमें हमारे साथ ये हुकूमत पाकिस्तान एक वाजे वाजे पॉलिसी वो अनाउंस करे कि भाई जो आपने सरमाया पाकिस्तान में लाया हुआ है या है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो लोग सोचेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी गुलजमान साहब। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पंजाब में आने वाले एक इंतहाई अहम बिल की, और ये बिल इसलिए अहम है क्योंकि ये ख़वातीन की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। और ये जो तस्वीरें इस टाइम आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये कवल क्यूम की हैं, जो 2007 में अपने शौहर के हाथों तेज़ाब गर्दी का शिकार हुई, और उसकी वजह ये थी कि वो एयर होस्टेस की नौकरी करना चाह रही थी अपने घर को चलाने के लिए, और ये बात उनके शौहर को नागवार गुजरी। 2007 के बाद से लेकर तकरीबन 7 साल लगे रिहेबिलिटेट होने में कवल क्यूम को। उनकी मुतअद्दिद सर्जरीज़ हुई जिसके बाद उनका चेहरा कुछ हद तक बेहतर हुआ, लेकिन कवल क्यूम कहती हैं कि ये 7 साल उनकी ज़िंदगी के अजियतनाक गुजरे, क्योंकि उनके अपने बच्चे अपनी माँ की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। लेकिन कवल क्यूम इस अजियत से गुजरने वाली अकेली नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 200 के करीब लोग जो हैं वो तेज़ाब गर्दी का शिकार होते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन की होती है। इस हवाले से पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो एक अरसे से मुतालबा कर रही थी कि जो एसिड की जो खुलेआम फ़रोख्त है उसको रोका जाए, ताकि इस तरह के जो जुराइम हैं उन पर काबू पाया जा सके। इसीलिए अब जो पंजाब की कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसने पंजाब एसिड कंट्रोल बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। इस बिल में कहा गया है कि अब बग़ैर लाइसेंस के किसी शख्स को तेज़ाब की तजारत की इजाज़त नहीं होगी, और 18 साल से कम उम्र जो हैं लोग वो तेज़ाब नहीं ख़रीद सकेंगे, और जो लोग तेज़ाब बेचेंगे वो तमाम रिकॉर्ड अपने पास मुरतब करेंगे कि किस को और कब जो है वो तेज़ाब, किस नौयत का तेज़ाब जो है वो बेचा गया है। इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों को 3 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा, और अगर उनकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी शख्स की ज़िंदगी या प्रॉपर्टी को जो है वो ख़तरा होता है या उस पर हमला होता है, तो फिर ऐसे शख्स को जो है वो 5 साल तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। ये जो बिल है इसकी तैयारी में पाकिस्तान में बहुत सारी जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। उन्हीं में से एक हैं गुल हसन अब्बास साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। वो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिल आ रहा है इसके खदोखाल क्या हैं और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकेगा। तो बहुत शुक्रिया गुल हसन अब्बास साहब, आपने राइट्स वॉच को ज्वाइन किया। इस बिल के आने से जो तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हैं वो उसमें किस तरह से कमी आ सकेगी? एसिड अटैक्स होने में जो सबसे बड़ी रीजन है, जो हर पुलिस फाइल में बड़ा बोल्ड करके इटालिक स्टाइल में उन्होंने लिखा होता था, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ एसिड। मोस्ट हीनियस टाइप्स ऑफ जो एसिड हैं जैसे H2SO4 है या जो बाकी कोरोसिव सब्सटेंसेस हैं, वो भी इजीली पब्लिकली मार्केट में अवेलेबल हैं कि कोई भी जाए, छोटा सा बच्चा जाए, हमारा ड्रेन बंद है,
हमें उसके लिए दे दें। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आती तो उसके पीछे यही रीजन होती थी कि वो जो प्रोपरेटर था उस वो यहाँ तो किसी बच्चे को भिजवाता था, यहाँ वो खुद जाता था और वहां पे रीजन शॉप में वो यही देता था कि मेरा ड्रेन बंदा, मुझे कोई सख्त किस्म का, इंतहाई तेज किस्म का तेजाब दे। तो वो तेजाब उसे इजीली मिल जाता था, वो ला के 50 रुपए का तेजाब खरीद के किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता था। और ज्यादातर जो एसिड अटैक्स हमारे पास आ रहे थे, अगर हम डाटा को एनालाइज करें, उसकी रीजन रिफ्यूजल ऑफ मैरिज है कि अगर किसी खातून ने शादी की के लिए इनकार कर दिया, बेशक अगर उन दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे या उनको कोई अफेयर था या कमिटमेंट थी, लेकिन उसको लगा कि ही ये मेरे इस मैं इससे शादी नहीं कर सकती, कोई फैमिली प्रेशर जो भी था, तो उसने इजीली क्या किया, उसने कहा ठीक है अगर तुम मेरे लिए नहीं तो फिर तुम किसी के लिए नहीं। उसके चेहरे के ऊपर 50 रुपए का तेजाब लिया और डाल दिया। इसकी वजह से हमने प्लान किया कि हम पंजाब में कम से कम पंजाब में एसिड की सेल और परचेज को रेगुलराइज कराने के लिए कोई लेजिस्लेशन लेकर आते हैं। तो हमने इस चीज का जो इनिशिएटिव लिया था वो 2019 में लिया था। 2019 से ऑनवर्ड हमें 5 साल लगे पंजाब में, पंजाब असेंबली में इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाने। फेडरली भी ये ना एक एसिड क्राइम्स एक्ट है जो 2011 में लागू हुआ था, और हमारी इससे भी पहले बात भी हुई थी मिस वैलरी खान साहिबा से, जो एसिड विक्टिम्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। वो ये बता रही थी कि आफ्टर द पैसेज ऑफ दिस लॉ देर वॉज अ नोटेबल डिक्रीज, कह रही थी कि काफ़ी परसेंटेज डिक्रीज हुआ था इन द अमाउंट ऑफ केसेस दैट वर हैपनिंग। रीसेंट ईयर्स में हाउएवर फिर दोबारा रिसर्जेंस आ रही है। तो ये सिर्फ जो आप कह रहे हैं कि इजी अवेलेबिलिटी है ऑफ एसिड मार्केट पे था, वो उस वजह से अभी ये रीसेंट इंक्रीज है, या फिर आपके अभी रिसर्च में ऑब्वियसली, क्योंकि बिल जब पास हो रहा था ये अभी रिसेंटली जो पंजाब का है, तो उसमें आपने कोई और नए फैक्टर्स देखे जो फिर आपने कंसिडरेशन लेके फिर इस बिल में डाले हैं कि इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है? जिसका हवाला आपने फेडरल का दिया, तो चूंकि वो फेडरल लॉ था, वो सिर्फ फेडरल की बाउंड्री तक था। और वो भी लॉ बेसिकली अगर हम उसके बैकग्राउंड में जाएं तो जो 1919 का पॉइजन एक्ट है उसी की इम्प्लीकेशन था। 1919 का पॉइजन एक्ट भी बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, वो इन सारी चीजों को कैटर नहीं करता जो हमारे यहाँ इस वक्त सोसाइटी में, जो आपका सवाल है, हमें जो हम विटनेस हैं, जो चीजें हम बियर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी ब्रिंग फुली कम्प्रिहेंसिव लॉ, जिसका पर्पस बिजनेस को स्नब करना नहीं है एसेट के को। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एसेट की जो सेल और परचेज है उसको रेगुलराइज करना है, अंडर 18 इसको टोटली बैन करना है, और इसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेडिकल, हेल्थ प्लस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इसको, या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इसकी अवेलेबिलिटी होगी, और उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया गुल हसन साहब, मैं यही जानना चाह रहा था कि इस जब ये कानून बन जाएगा और ये जब लागू हो जाएगा, तो उसके बाद आप फिर जिस तरह से आप एग्जांपल दे रहे थे कि कोई भी शख्स जाके आम किसी दुकान से जो है एसिड जो है या इस तरह का जो भी जो है होगा मटेरियल, वो परचेज नहीं कर सकेगा? नहीं, परचेज वो कर सकेगा, लेकिन एक तो उसको अपना प्रॉपर आइडेंटिटी जो है वो देना पड़ेगी, उसको अपने आईडी कार्ड की कॉपी देना पड़ेगी। देयर विल बी अ रिकॉर्ड मेंटेनेंस रजिस्टर। अगर मुझे 1 लीटर भी तेजाब खरीदना होगा उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा? उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि आपको किस पर्पज के लिए चाहिए, आप अपना आईडी कार्ड देंगे। उसके अलावा बाकी वो सारे फॉर्म्स ऑलरेडी हमारे इस लॉ में गिवन है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा, रजिस्टर्ड मेंटेन होगा। और उस रजिस्टर को फ्रीक्वेंटली जो भी इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होगी, जैसे अभी एज पर माय नॉलेज होम डिपार्टमेंट इसको टेकअप करने जा रहा है, तो होम डिपार्टमेंट प्रॉपर स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स इसके लिए जो है वो लगाएगा, जो जाके फ्रीक्वेंटली उन शॉप्स पे सारा रिकॉर्ड को ना सिर्फ मॉनिटर करेंगे और बल्कि देखेंगे कि वो प्रॉपर रजिस्ट्री एंट्री हो भी रही है या नहीं हो रही। अच्छा गुल हसन साहब, आपने जिस तरह बताया कि जो इस तरह के वाक़यात का जो लोग निशाना बनते हैं वो एक तो वल्नरेबल कम्युनिटी से होते हैं, दूसरा उनका ताल्लुक ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होता है क्योंकि वहाँ पे तेज़ाब जो है वो फार्मिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। लेकिन सिंध में 2016 में इस तरह का एक कानून आ गया था, उसके बाद 2022 में उसके रूल्स वगैरह भी नोटिफाई हो गए। तो आपकी रिसर्च क्या कहती है कि सिंध में वो कानून बनने के बाद और रूल्स बनने के बाद क्या जो तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हैं उसमें कोई कमी वाक़ई हुई है? सिंध और फेडरल ने सिर्फ और सिर्फ जो हमारा पॉइजन एक्ट है 1919 का, जिसके तहत पहले भी हमारे यहाँ जो एसिड
या पॉइजन या बाकी जो corrosive सब्सटेंसेस उनको रेगुलराइज किया जा रहा था, उसके तहत उन्होंने रूल्स बनाए हैं सिर्फ। क्योंकि जो पॉइजन एक्ट था वो सूबों को ये इख्तियारात देता था कि आप यहाँ तो नया फ्रेश लॉ लेकर आए इन सारी चीज़ों को रेगुलराइज करने के लिए, या फिर इसी लॉ के तहत आप रूल्स बना लें। वो बेसिकली, आई डोंट वांट टू से कि वो प्रॉपर कोई उसका कोई इम्पेक्ट है या नहीं है, लेकिन आई वुड से कि इट्स बेटर देन कि आप बजाय इसके कि आप एक आउटडेटेड लॉ के रूल्स बनाएं 2025 में जाके, उससे बहुत बेहतर है कि आप नया लॉ, प्रॉपर लॉ इंट्रोड्यूस करवाएं जो इस सारे मैटर्स को देखे। लाइक जैसे पॉइजन एक्ट है, पॉइजन एक्ट में ज्यादा से ज्यादा जो फाइन है इन केस ऑफ एनी वायलेशन, वो किसी भी शॉपकीपर के ऊपर 1000 रुपीज है। जस्ट लेट मी नो कि अगर आप तेजाब लेके किसी के ऊपर फेंक दे और उसके ऊपर शॉपकीपर की नेग्लिजेंस की वजह से वो सारा काम हो रहा हो और उसके ऊपर सिर्फ फाइन 1000 रुपीज पे किया जाए, तो वो मोर, ये इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, जो आपका दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि हाँ डेफिनेटली रूल्स बनने से फर्क तो पड़ा है। सिंध में काफी हद तक एसिड के जो अटैक्स थे वो कंट्रोल हुए हैं। लेकिन मजे की बात, पंजाब में मैं आपको एक और, जो कि अभी जो असरा ने क्वेश्चन किया था, मैं आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स करूं जी जी कि पंजाब में ये मैटर रूरल, सिर्फ रूरल एरियाज का नहीं है। नहीं, आपको बहुत सारे अभी मोस्ट रिसेंट इस ईयर में जितने भी एसिड अटैक्स हुए हैं वो सारे अर्बन एरियाज में हुए हैं। बिल्कुल लाइक वो कसूर में हुए हैं, वो लाहौर में हुए हैं, बिल्कुल। सॉरी, पिंडी, वो छंग रावलपिंडी में में हुए हुई है, हैं, रावलपिंडी में तो हुई रावलपिंडी में हुए हैं। तो ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं और सारे अर्बन एरियाज हैं। तो पंजाब का तो बेसिकली जो एसिड अटैक्स की हिस्ट्री या एसिड अटैक का जो डायलेमा है वो टोटली डिफरेंट है रादर देन अदर प्रोविंसेस। गुल हसन साहब, आपने ये बताया था कि 2019 से आप लोगों की कोशिश थी एक तो ये इस बिल को वो फॉर्मुलेट इसको ड्राफ्ट करना एंड देन आखिरकार पास करना। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये जो बिल है इसमें इतना ये तवील वक्त गुजरा है इसके पासेज में, तो आपको क्या आपने रुकावटें देखी? क्या पॉलिटिकल विल नज़र नहीं आ रहा था, या फिर कभी टेबल होने पे वो एजेंडा है वो क्लियर अप होता नहीं था और चीज़ें प्रायोरिटी लेती थी, या फिर आपको लगता है कि एज प्रोसेस एज नॉर्मल यही विंडो था और ये पास हो गया है? दो चीजें थी, एक तो पॉलिटिकल विल डेफिनेटली मैटर करती है, और तीसरी प्रायोरिटी, एजेंडा प्रायोरिटी। इस तरह के जो लॉज हैं उनको नहीं रखा जाता। चूंकि हमने ये एक रूम में बैठ के इस बिल को ड्राफ्ट नहीं किया, हमने प्रॉपर एक कंसल्टेटिव सेशंस के जरिए, एक प्रोसेस के जरिए इस बिल को ड्राफ्ट किया था। हमने पहली कंसल्टेटिव जो हमारी मीटिंग थी वो कंडक्ट ही जुडिशल एकेडमी में की थी, जिसमें उस टाइम के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी आए, और इस लॉ को वहीं पे हमारी जो एस्टीम जुडिशरी थी उन्होंने ट्यून अप किया। और मजे की बात यह है कि ये जीरो मनी बिल है। इसमें, इसी बिल के अंदर, क्योंकि हमारा अपना एक्सपीरियंस ये था और एक लेसन लर्न भी था कि हमारे मुल्क में बड़े सारे लॉज जो हैं वो इस वजह से इम्प्लीमेंट नहीं होते असेंबली में से पास होने के बाद, कि उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म नहीं गिवन होता, रूल्स में जाके वो फंस जाते हैं। हाँ, लॉ आ जाता है, 10-10 साल उस लॉ के रूल ही नहीं बनते। अनटिल अनलेस, जब तक रूल नहीं बने उस लॉ का फायदा नहीं है। तो हमने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस लॉ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी दिया और उसके साथ साथ गाइडलाइन भी प्रोवाइड की टू द इम्प्लीमेंटेबल एजेंसी, कि वो इनिशियल लेवल पे फौरी तौर पर इस लॉ को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकती है। चूंकि ये जीरो मनी बिल है, इसमें हमने किसी किस्म की कोई नई अथॉरिटी, कोई नया डिपार्टमेंट या कोई नई फोर्स बनाने की तरफ हमने रिकमेंडेशन नहीं दी। हमने इसमें जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी की यूटिलाइजेशन, प्रॉपर इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हुए इस बिल को ड्राफ्ट किया, और इसी वजह से होम डिपार्टमेंट ने इसको टेकअप किया। अच्छा गुल हसन साहब, इसी तरफ मैं आना चाहता था। एक तो ये भी स्टैंडिंग कमेटी फॉर होम अफेयर्स से पास हुआ है, अब ये असम्बली में आपको उम्मीद है कि कब तक टेबल होके पास होके कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा? और दूसरा, ये जो हर बिल के मुतालिक जब भी पास होता है तो एक सवाल उठता है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। पहले पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि इट्स एन ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री, तो इस आपने कहा कि इसके अंदर ये सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन का एक मैकेनिज्म है, एक तो थोड़ा सा वो बता दीजिएगा, और ये बिल कब तक असम्बली से पास हो जाएगा?
वी आर वेरी मच होपफुल कि जैसे ही नेक्स्ट सेशन असेंबली का होता है उसमें ये एजेंडा आइटम में चला जाएगा, और उसके बाद चूंकि जब कायमा कमेटी ऑफ होम डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसके बाद एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस टाइम है वो उसी में जाएगा और एजेंडा आइटम में लाइक अगर एक नेक्स्ट सेशन में नहीं होता तो उससे नेक्स्ट सेशन में मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अप्रूव्ड। और दूसरी बात, चूंकि इसमें हमने जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेसिकली किसी भी लॉ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बजट और रिसोर्सेज का होता है। चूंकि ये जीरो मनी बिल है, डेट्स वाई इसको हमारे होम डिपार्टमेंट ने भी टेकअप किया और कायमा कमेटी ने भी इसको अप्रूव किया। तो इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो हम हमारा जो लोकल डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, उसी के जरिए हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उनके पास ऑलरेडी मैन पावर अवेलेबल है जिसकी यूटिलाइजेशन करते हुए बजाय इसके कि नई अथॉरिटी या कोई नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाए उसी के जरिए वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने जो एक्सप्लेन किया है जितना मैकेनिज्म, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये आ रही कि बेसिकली एक डेटाबेस तो क्रिएट होगा ताकि है ना ये ट्रैक किया जाए कि कहाँ पर सेल हो रही है, किसको सेल हो रही है, और रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं वही परचेज कर पा रहे हैं। तो इससे भी पहले जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी लाने की कोशिश कर रही है एक सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्ट्री। तो अब थोड़ा मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स कलेक्शन ऑफ डेटा बेसिस के ऊपर थोड़ा रिलाई करना ताकि इंफॉर्मेशन रोबस्ट हो और मैकेनिज्म फॉरवर्ड चलता रहे। अभी पाकिस्तान में हमारी जो डेटाबेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो सपोर्ट अभी कर सकता है इन किस्म के बिल्स को ताकि इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 100% रहे? जी डेफिनेटली, चूंकि हमने इसको इसमें ऑनबोर्ड किया है पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी, बिकॉज पंजाब में खवातीन की प्रोटेक्शन का जो सबसे बड़ा मैंडेट है वो पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का है। तो उनके पास एक प्रॉपर अपना एक डेटाबेस उनका मेंटेन होने जा रहा है विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल डोनर एजेंसी। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि जब ये सारा लिंक हो जाएगा विद द पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी तो वहाँ पे डेटाबेस को मैनेज करने में या उसमें जो जिन इश्यूज के ऊपर आपने बात की वो इश्यूज हमें बियर करना नहीं पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया गुल हसन साहब, आप बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे कि जो नया कानून आ रहा है पंजाब में जो एसेट की ख़रीदो फ़रोख्त है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए वो किस तरह से पंजाब में ख़वातीन और दीगर लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बिल को जो है वो सही मायनों में वो इम्प्लीमेंट हो सकेगा। नाज़रीन, आप देख रहे थे इस हफ़्ते का राइट्स वॉच। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे टॉपिक्स पसंद आए होंगे। आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।